नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में एमपी टेट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो समुद्र विज्ञान की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसका आज एक नया टॉपिक है ओशियन बॉटम एंड रिलीफ्स, यानी कि महासागर के जो नितल के उच्चावच हैं, उन महासागरीय नितल और उच्चावच के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो इस टॉपिक से ओशियन बॉटम्स रिलीफ में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें आपका बेटा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ओशियन। अब ये होता क्या है कि जब भी हम ओशियन बॉटम की स्टडी करते हैं तो इस तरीके का आपको क्या है, एक ओशियन बॉटम मिलता है। जब इस तरीके के ओशियन बॉटम में जाएंगे तो जब आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, मग्न तट मिलता है। सबसे पहले बेटा क्या मिलेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा, जिसको मग्न तट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, महाद्वीपीय मग्न मग्न तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो आता है ये वाला पोर्शन, तो ये जो पोर्शन आता है बेटा, इसको मग्न ढाल के नाम से जाना जाता है। तो पहला होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप और दूसरा पार्ट जो आता है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो पहले क्या आएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, यानी कि मग्न तट आएंगे, और मग्न तट के बाद आपका क्या आएगा, कॉन्टिनेंटल। तो इसको कॉन्टिनेंटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो लैंड होता है ये आपका कॉन्टिनेंट से संबंधित है। किसका पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है, जो पानी के अंदर क्या है, डूबा हुआ है। पार्ट कॉन्टिनेंट का है। तो कॉन्टिनेंट का जैसे हम देखते हैं किसी भी, जैसे मान लो ये आपका प्लेन एरिया, ये स्थल है, तो स्थल का ये जो भाग है वो इस तरीके की ढाल है, और यहां तक अगर पानी भर जाएगा तो ये एरिया आपका पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये रियल में पार्ट किसका है, कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो ये इसलिए दोनों में हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिनेंटल पार्ट यूज करते हैं। इसके बाद ये जो एरिया आएगा पूरे का पूरा, ये जो अंदर का एरिया आता है ये आपका सी प्लेन कहलाता है, यानी कि ये आपका क्या है, सी प्लेन एरिया आएगा। तो ये आपका किसी भी महासागर का प्लेन एरिया होता है, जिसको अबाइसल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद ढाल के बाद जो समुद्र का बॉटम आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, अबाइसल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन टोपोग्राफी आपको बेटा याद रखनी है हमेशा, जब भी आप किसी महासागर की, जैसे मान लो ये स्थल खंड है, और स्थल खंड से आप अगर इस तरीके से जाते हैं और इस तरीके से ये आपके मान लो स्थल खंड बनेंगे, तो इस तरीके का पूरा ये लैंडफॉर्म बनेगा, और ये मान लो कि आपका यहां तक पानी भरा हुआ है। ये आपका क्या है, एक वाटर का एरिया है, यहां तक पूरे का पूरा पानी फिल है। तो यहां पर इसको, तो ये सागर के अंदर का भाग है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके अलग अलग नाम हम यहां पर यूज करते हैं। जैसे यहां पर देखा जाए तो सबसे पहला जो भाग होता है यहां तक, इस पहले भाग को बेटा क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहां से यहां तक का जो स्लोप आता है उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहां से लेकर इस पॉइंट तक ये पूरे का पूरा जो एरिया रहेगा, यानी कि इस पॉइंट तक ये जो पूरे का पूरा एरिया रहेगा, ये आपका जो ये वाला एरिया मैंने डायग्राम में बताया था, यहां से यहां तक ये पूरा जो एरिया, ये अबाइसल प्लेन के नाम से जाना जाता था। ये क्या जाना जाता बेटा, अबाइसल प्लेन, यानी कि ये महासागर के प्लेन एरिया होते हैं जिनको अबाइसल प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसी अबाइसल प्लेन के अंदर क्या होता है, इसी अबाइसल प्लेन के अंदर आपको कुछ खाइयां मिलती है जिनको ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, यानी कि गर्त के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर क्या है, आपको सी माउंट मिल जाते हैं, इसी के अंदर आपको सी माउंट भी मिलेंगे, इसी के अंदर आपको गायोट भी मिलेंगे, इसी के अंदर आपको रिज भी मिलेंगे, छोटी छोटी पहाड़ियां भी मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी टोपोग्राफी आपको अबाइसल प्लेन के अंदर मिलती है। तो अब क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ओशियन। तो इसमें सबसे बड़ा एरिया किसका होता है। तो पहला जो पार्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का होता है, दूसरा स्लोप होता है, उसके बाद अबाइसल प्लेन आते हैं,
और फिर ये अबाइसल प्लेन के अंदर ही क्या होते हैं, रिज आते हैं। तो जो सबसे बड़ा एरिया होता है वो अबाइसल प्लेन। आप खुद देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो ओशियन का बॉटम है वो किसका होता है बेटा, अबाइसल प्लेन का एरिया होता है। इसका परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो अगर पूरे बॉटम को, तो एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है और एक आपका अबाइसल प्लेन होता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन यानी कि ये सी मार्जिन वाला बेल्ट होता है, तो ये आपका सी मार्जिन होता है जो रियल में सी की पार्ट है। और ये कॉन्टिनेंटल, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में एक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि मग्न तट, और फिर आता है मग्न ढाल, और एक इसमें एक और पार्ट आता है कॉन्टिनेंटल उत्थान। ठीक है, राइज मतलब होता है उत्थान। इसका जो एरिया होता है वो लगभग 7.5% होता है, ये 8.5% और ये लगभग 1.5%। तो इसमें भी स्लोप का एरिया ज्यादा होगा। और तीनों एरिया के बाद इसका जो एरिया देखेंगे लगभग 80% प्लस, याद रखना इसका एरिया आएगा, जिसमें रिज मिलेंगे, गाइड, सी माउंट, ट्रेंच और फ्रैक्चर्स मिलेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये पूरी तीनों प्रकार की टोपोग्राफी को डिवाइड करना है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या, बिटवीन विच लैटिट्यूड्स आर द मेराइन प्लेन्स मोस्टली नॉट फाउंड। तो समुद्री प्लेन्स अधिकांश किन अक्षांशों के बीच में नहीं मिलते हैं। तो पूरे विश्व के महासागरों की बात की जाए तो इसमें जब हम 0 डिग्री से बात करते हैं, 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आपको मिलती है लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ठीक है ना। और उसके बाद एक सर्किल मिलता है जिसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सा मिलता है, आर्कटिक वृत्त मिलता है, आर्कटिक सर्किल लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। और सेम यहां पर भी मिलेगा आपको 66.5 डिग्री साउथ पर। तो यहां तक क्या होता है, इसके ऊपर जो हम इसके बीच में जो एरिया जाता है, जो इसके बीच का एरिया आ रहा है, जो आर्कटिक सर्कल से यहां तक का जो एरिया आ रहा है, तो यहां तक के जितने भी समुद्र हैं उनके अंदर जो आपके मेराइन प्लेन्स हैं वो तो बहुत अच्छे से फाइंड आउट होते हैं। उसके बाद ये बहुत कम मात्रा में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगभग 60 के बाद से ये कम हो जाते हैं। तो आप इसका आंसर भी लगा सकते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ में ये नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी होगा 60 to 70 डिग्री के बीच में नहीं मिलते हैं। समुद्र में डूबे हुए महाद्वीपीय भाग को क्या कहा जाता। तो अभी हम देख चुके थे कि जब हम किसी लैंड की बात करते हैं तो ये लैंड का ढाल जब इस तरीके से बनता है, इस तरीके से जब ये ढाल बनता है इस तरीके से, और उसके बाद ये प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्लेन में कई प्रकार की टोपोग्राफी बनाता हुआ कन्वर्ट होता है, और ये पूरे का पूरा आपका वाटर का लेवल होता है। तो अब आपकी जो पहली टोपोग्राफी होती है वो यहां से यहां तक होती है, ये सेकंड टोपोग्राफी होती है, और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी तीसरी टोपोग्राफी होती है। इस टोपोग्राफी को क्या कहा जाता है बेटा, अबाइसल प्लेन कहा जाता है। लगभग 80% प्लस एरिया जो है वो आपका अबाइसल प्लेन के अंदर आता है। जितनी भी स्थलाकृतियां, चाहे वो ट्रेंच हो, चाहे खाई हो, चाहे कटक हो, चाहे सी माउंट हो, वो सारी समुद्र की टोपोग्राफी आपको इसी अबाइसल प्लेन के अंदर मिलती है। तो यहां पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये डूबे हुए भाग को, तो ये भी यहां तक याद रखना। एक चीज और समझो कि यहां तक का जो एरिया जो हम कवर कर रहे हैं, ये बेटा एरिया जो कवर कर रहे हैं, तो यहां तक अगर कवर कर रहे हैं तो ये जो लैंड होगा, यहां पर जो रॉक्स आएगी, तो इसके नीचे भी चट्टान होगी। तो इस तरीके से तो ये जो क्रस्ट होगा बेटा यहां पर, ये महाद्वीपीय क्रस्ट होगा। ये क्रस्ट कौन सा होगा, महाद्वीपीय क्रस्ट होगा। और ये जो होगा ये आपका महासागरीय क्रस्ट का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट आ जाता है, महासागरीय क्रस्ट का पार्ट आता है। तो ये तो इसका मतलब यहां पर जो टोपोग्राफी बनती है, तो इस टोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टिनेंटल। इसलिए इसके साथ हमेशा कॉन्टिनेंटल टर्म यूज किया जाता है। तो इसके लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ का यूज करते हैं। और यहां पर जो दूसरी टोपोग्राफी आती है इसको भी कॉन्टिनेंटल के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए भी हम कॉन्टिनेंटल, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का यूज करते हैं। यहां पर जब आता है तो यहां पर हम यूज नहीं करते, इसके लिए हम हमेशा ओशनिक यूज करते हैं। तीसरी जो टोपोग्राफी आती है उसके लिए हम ओशनिक टर्म का यूज करेंगे। यहां तक हम पूरा क्या यूज करेंगे, कॉन्टिनेंट का यूज करेंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाया जाए तो महाद्वीपीय स्लोप, महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल कोस्ट या कॉन्टिनेंटल रीज। तो क्या पूछा, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं। तो महाद्वीप के भाग को हम यहां पर शेल्फ वाला आंसर लगा सकते हैं। बी बॉम्बे हमारा आंसर हो सकता है।
तो इसके अंदर डूबे हुए भाग को क्या कहा जा सकता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जा सकता है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को आंसर? तो इसको क्या कहा जा सकता है बेटा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जा सकता है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो समुद्र में डूबे हुए भाग को महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। इसकी जो गहराई होती है वो लगभग 100 फैदम या 600 फीट या 200 मीटर। तो तीनों में अगर मीटर में पूछे तो 200 मीटर लगाएंगे, फीट में पूछे तो 6 फीट लगाएंगे और 100 फैदम लगाएंगे। और इसका जो ढाल होता है वो 17 फीट चौड़ा होता है और 1 से 30 डिग्री के बीच में होता है। मगन तट की चौड़ाई पर स्थिर तटीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है समस्त तल के 6 पॉइंट। तो इसका एरिया भी लगभग क्या होता है, 7.5 मोटा मोटा याद रख लेना। और अटलांटिक महासागर में ये 13% मिलते हैं, प्रशांत महासागर में 5.7% मिलते हैं और हिंद महासागर में ये 4 पॉइंट। तो सबसे ज्यादा इनका विस्तार अटलांटिक महासागर में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो जल्दी बताएं, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता किसे कहा जाता है? आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो यहां पर एक मुरे का नाम आपको मिलेगा। तो मुरे को क्या है, आधुनिक विज्ञान के प्रणेता के नाम से जाना जाता है। तो बेटा सही आंसर क्या आएगा इसका, बी बॉम्बे सही आंसर आएगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो आधुनिक का जो प्रणेता है वो किसे कहा जाता है, मुरे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला बेटा क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय मैदान। ये अंग्रेजी में जरूर याद रखना, हिंदी में कई तरीके के नाम मिलते हैं। आप अबाइसल प्लेन याद रखेंगे। अबाइसल प्लेन पाए जाते हैं तो लोअर रिवर वैलीज, तो रिवर वैलीज में तो पाए ही नहीं जाएंगे। तो ओशनिक ट्रेंचेस में भी नहीं मिलेंगे। इंटर ओशनिक डिप्रेशन, कंदराओं की, ये सब इसके अंदर मिलते हैं। याद रखना, ये नदी घाटी को छोड़ दो, ये दोनों तो खुद अबाइसल प्लेन के अंदर मिलते हैं, यानी कि डीप सी प्लेन। तो जो डीप सी प्लेन होते हैं यानी कि जो गहरे महासागरीय भाग होते हैं, तो गहरे महासागरीय भागों को क्या कहा जाता है, ये मैं बार बार डायग्राम आपको बना रहा हूं, ये डायग्राम बिल्कुल याद कर लेना। तो ये आपकी तीसरी टोपोग्राफी होती है जो मिलती है यहां पर, अबाइसल प्लेन। और ये जो दो टोपोग्राफी आती हैं तो इसको बोलते हैं शेल्फ और इसको बोलते हैं स्लोप। और फिर आपको यहां से यहां तक जो मिलेगा वो पूरा अबाइसल प्लेन होगा और यही आपका डीप सी प्लेन का पार्ट होता है। बेटा किसका पार्ट होता है, तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो आपको 80% प्लस एरिया जो है आपको वो डीप सी प्लेन के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट तथा वित्तीय मैदान के बीच में विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखो फिर से वही चीज आ रही है, तो यहां से फिर से हमें डायग्राम, तो जितनी बार भी इसको पढ़ोगे आपको डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी बार भी हम पढ़ते हैं हमें डायग्राम की जरूरत यहां पर पड़ती है। तो अब आप देखेंगे तो ये हमारा पूरे का पूरा एक सी लेवल हो गया यहां से यहां तक। तो जो पहली टोपोग्राफी आपको बेटा यहां पर मिलती है, तो इस पहली टोपोग्राफी को क्या कहा जाता है, मग्न तट यानी कि शेल्फ के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो टोपोग्राफी आती है उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी कि ढाल के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो टोपोग्राफी आती है पूरी की पूरी उसको अबाइसल प्लेन के नाम से जाना जाता है। और इसी प्लेन के अंदर बाकी की सारी टोपोग्राफीज मिलती हैं। तो अब ये कह रहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट तथा वित्तीय मैदान के बीच विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो महाद्वीपीय मग्न तट, तो ये हो गया आपका महाद्वीपीय मग्न तट और यहां पर हो गया आपका अबाइसल प्लेन यानी कि वित्तीय मैदान। तो इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इसके बीच के क्षेत्र को बेटा क्या कहेंगे हम, कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो इसको क्या कहा जाता है, जब तक आपको ये मैप से याद नहीं होगा, जब तक बेटा आपको ये मैप से याद नहीं रहेगा कि कौन सा पार्ट कहां पर आता है, तो इसमें हमेशा आपको क्या है, कंफ्यूजन बनी रहेगी कि इसमें हम क्या याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति होती है? यानी कि जो मग्न तट अभी हमने पढ़े हैं, मैं बार बार बनाऊंगा इनको। तो जो मग्न तट हम यहां पर देखने जा रहे हैं, तो ये जो मग्न तट यहां पर बनते हैं बेटा, ये जो मग्न तट है
तो यहां पर मिलने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मग्न तट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि इन मग्न तटों का निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा। तो पहला ऑप्शन दिया समुद्र के पास काली मिट्टी के जमाव से। तो काली मिट्टी के जमाव से तो बेटा ये नहीं बनेंगे, पहली चीज यहां पर ये मिलेगा नहीं, तो ये तो आंसर हम नहीं लगाएंगे। महाद्वीपीय सीमांत के साथ साधारण भ्रंश, नॉर्मल फॉल्टिंग अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। हाँ, ये हो सकता है कि जो कॉन्टिनेंटल है तो इसके ये जो मार्जिन है यहाँ पर कोई फॉल्ट वगैरह बन जाए जिसके कारण से ये ढाल का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये ऑप्शन हो सकता है। हम और पढ़ लेते हैं। समुद्र तल में सकारात्मक परिवर्तन, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सबमर्जेंस ऑफ द कोस्ट ड्यू टू द सी लेवल राइज, तो अगर समुद्र लेवल का राइज होता तो उससे बनते, तो ये ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका आप सही आंसर जो लगाएंगे बेटा वो बी बॉम्बे आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या यूज करोगे, बी बॉम्बे, यानी कि ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर बनने फॉल्ट है। तो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय चबूतरे सागर की ओर निकला हुआ भाग होता है। सागरीय अपर्दन द्वारा विस्तृत प्लेटफॉर्म का निर्माण करते, जिस पर नदियों तथा तरंगों के निक्षेप होने लगते, ये निक्षेप निरंतर सघन ठोस हो जाते, अतः मग्न तट का निर्माण होता। तो इसमें वैसे तो ये निक्षेप वाला पॉइंट सही हो सकता था, लेकिन उसमें फॉल्ट दिया हुआ, तो हम फॉल्ट को आंसर लगा सकते हैं। प्रशांत महासागर के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो जो पैसिफिक ओशियन है वो आर्कटिक ओशियन से कहां से जुड़ सकता है, तो पहले दिया हुआ है। तो पहले तो ये देखो कि पैसिफिक ओशियन, तो ये क्वेश्चन आपका जो आएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। आपको अगर हम मैप में थोड़ा सा देखें, मैं आपको मैप दिखाऊं, तो जब आप एशिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, यहां पर अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट को बना लें और एशिया कॉन्टिनेंट के इधर में अगर आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना दो, तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इस तरफ एशिया है, तो इसके बीच में नॉर्मली आप देखोगे एशिया के इस साइड क्या मिलता है आपको, पैसिफिक ओशियन, और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में और इसके पूर्व में क्या मिलता है आपको, पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर हमने पैसिफिक ओशियन को सेंटर में रखा हुआ है। और पैसिफिक ओशियन के बेटा ऊपर जाते हैं तो पैसिफिक ओशियन के ऊपर क्या मिलता है आपको, आर्कटिक ओशियन मिलता है। तो जब आप इस आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करते हो तो इसके बीच में एक वाटर स्ट्रेट मिलती है, एक जल संधि मिलती है जिसको कहा जाता है बेरिंग। क्या कहा जाता है इसको, बेरिंग जल संधि। तो ये बेरिंग जल संधि क्या करती है, तो ये जल संधि आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेरिंग जल संधि सही आंसर आएगा। क्लियर हो गया, तो बेरिंग स्ट्रेट लगा सकते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नितल के कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, तो कॉन्टिनेंटल जो स्लोप हैं ये कितना परसेंटेज कवर करते हैं, तो ये लगभग आप 8.5 आंसर लगा सकते हैं इसका। तो 8.5 में आपको बता चुका था कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, तो कॉन्टिनेंटल जो स्लोप होता है वो लगभग 8.5% क्षेत्रफल पर फैला होता है। द हाइसोग्राफिक कर्व्स प्रेजेंट, तो ज्यामितीय जो उच्च तामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एक छोटा सा थ्योरी है, तो ये आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और प्लेन, तो इनको मापने के लिए एक ज्यामिति, उच्च ज्यामिति कर लेना यहाँ पर। तो ये जो वक्र का यूज किया जाता है, कर्व का यूज किया जाता है, वो इन तीनों को मापने के लिए किया जाता है। तो आप इसमें ए बी सी आंसर लगा लेना, ठीक है। बहुत अटपटा सा क्वेश्चन है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट है। तो अभी तक हमने ये देखा कि मग्न तट क्या होते हैं, मग्न ढाल क्या होते हैं, अवाइसल प्लेन क्या होते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इनमें कहां पर ज्यादा मिलता है, कहां पर कम मिलता है। तो चिलियन शेल्फ, ऑस्ट्रेलियन शेल्फ, साइबेरियन शेल्फ यानी कि चाइनीज शेल्फ, इस पूरे का मतलब ये है कि चाइना के तटीय भागों को, साइबेरिया के तटीय भागों को ऑस्ट्रेलिया। और पहले तो ये समझे कि किस महासागर के अंदर सबसे ज्यादा मग्न तट मिलता है। तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ में, पूरा अगर वर्ल्ड मैप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में आपको एक कॉन्टिनेंट मिलेगा, मैं यहां मेन बना दे रहा, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, इसके बाद आपको यहां पर यूरोप कॉन्टिनेंट मिलेगा और यूरोप से जुड़ा हुआ आपको एशिया कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। ये यूरोप और एशिया आपको एक साथ यहां पर मिल जाएंगे। और इसी यूरोप और एशिया के ऊपर और इधर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो पूरे का पूरा ओशियन है, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्कटिक
ओशियन। तो यहां पर आर्कटिक महासागर आ जाता है, इस साइड जाते हैं तो पैसिफिक ओशियन है, इस साइड भी बेटा पैसिफिक ओशियन है, यहां पर अटलांटिक ओशियन और यहां पर आपका इंडियन ओशियन, और नीचे जाते हैं तो आपका सदर्न ओशियन आपको मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा जो मग्न तट है वो आपको आर्कटिक ओशियन के अंदर मिलेंगे। किसके अंदर मिलेंगे बेटा? तो सबसे ज्यादा जो स्लोप है, सबसे ज्यादा जो महाद्वीप का स्लोप है वो आपको महाद्वीपीय मग्न तटों के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि आर्कटिक ओशियन के अंदर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आप ये देखो कि आर्कटिक ओशियन से किसकी सीमा लगती है। चीन का जो मग्न तट होगा वो यहां पर होगा, तो चीनी मग्न तट यहां पर आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मगन तट यहीं पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया के मगन तट आपके दोनों तरफ आ सकते हैं। ठीक है, चिली की बात करें तो यहीं पर साउथ अमेरिका है, तो यहां पर जो तट आएंगे वो साउथ अमेरिका के साथ, यानी कि यहाँ चिली जो देश है उसके तट आ जाएंगे। साइबेरिया की बात की जाए तो ये पूरा बेल्ट आपका बेटा साइबेरिया का है, तो इस साइबेरिया के जो तट हैं वो किसके साथ टच करते हैं? आर्कटिक ओशियन के साथ टच करते हैं। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा? साइबेरिया। तो सबसे लंबे जो मग्न तट मिलते हैं बेटा आपको वो किसके मिलते हैं? साइबेरिया के मग्न तट आपको यहां पर क्या है? सबसे लंबे मिलते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या? कौन सी स्थलाकृति समुद्र नितल से संबंधित है? तो विच इज द फ्लोइंग रिलेटेड टू ओशनिक फ्लोर। तो ओशनिक फ्लोर के अंदर आपको क्या मिलता है? तो आपको ट्रेंच मिलते हैं, यानी कि खाइयां मिलती हैं। ठीक है, स्कैरी, स्टैक, मियांडर, ये सब आपकी अलग से बनी हुई वायु अपर्दन, जलीय अपर्दन से बनी हुई स्थलीय, ये सब स्थल पर बनने वाली स्थलाकृति। ये स्थलाकृतियां जो हैं ये आपकी कहां पर बनती हैं? स्थल पर बनने वाली स्थलाकृतियां। ये आपकी समुद्र में बनने वाली स्थलाकृति है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? ट्रेंच। और वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट ट्रेंच की बात की जाए, अब इसमें ट्रेंच में कभी भी हाईएस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेंच समुद्र के अंदर होते, गहरे भाग होते हैं। तो डीपेस्ट ट्रेंच की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है आपको, तो वर्ल्ड का सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच आपको मिलता है तो इसको कहते हैं मारियाना ट्रेंच। तो इसको क्या बोला जाता है? मारियाना ट्रेंच। तो वर्ल्ड का सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है आपका वो मारियाना ट्रेंच है। तो मारियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा, ये पूरा का पूरा मारियाना ट्रेंच है। और ये किस ओशियन का पार्ट है? पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। और इसी के अंदर जो सबसे गहरा भाग है उसको चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। तो मारियाना का भी सबसे जो गहरा भाग है उसको चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसकी पूरी जो डेप्थ है, पूरी की पूरी अगर सी लेवल से डेप्थ देखेंगे तो ये सी लेवल से डेप्थ जो है वो लगभग 11,000 मीटर के समथिंग मिलती है। तो वर्ल्ड के अंदर अगर आप जाएंगे तो वर्ल्ड के अंदर स्थल पर आपको सबसे ऊंचा माउंटेन मिलेगा, उसके बाद सी में जाएंगे, देखो इसको इस तरीके से बनाएं, तो स्थल पर सबसे ऊंचा आपको क्या मिलेगा? एक माउंटेन मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप सी में जाते हैं तो सी के अंदर भी आपको इसी तरीके का एक डीपेस्ट पार्ट मिल जाता है। तो यहां पर आपका क्या हो गया? ये एक सी लेवल का एरिया हो गया। यहां पर क्या हो गया बेटा? एक सी लेवल का एरिया हो गया। तो ये आपका कोई एक ओशियन का पार्ट हो गया। अब क्या होगा कि कभी भी किसी की हाइट निकाली जाती है तो बेटा सी लेवल से निकाली जाती है। तो इसी सी लेवल से हम क्या करते हैं? हाइट को मेजर करते हैं। तो सी लेवल से यहां पर जब हाइट निकालेंगे तो वो हिमालय की सबसे ऊंची हाइट मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे ऊंची जो टोपोग्राफी मिलेगी वो हिमालय मिलेगी, और यहाँ पर सबसे जो डीपेस्ट टोपोग्राफी मिलेगी वो मारियाना मिलेगी। तो मारियाना गर्त सबसे नीचा स्थान है और हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है। लेकिन ऊंचे में भी सबसे ऊंचा जो क्षेत्र मिलता है तो इसी का जो सबसे टॉप पॉइंट है उसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंचा जो भाग है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो लगभग 8,850 मीटर ऊंचा है, लगभग 8,500 मीटर है। उसी तरीके से जो डीपेस्ट पॉइंट होगा वो यहां पर होगा। तो ये डीपेस्ट, तो यहां तक तो डीप है, तो डीप में भी सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है तो उसी को बेटा क्या कहा जाता है? उसी को चैलेंजर डीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी जो डेप्थ है वो लगभग 11,000 मीटर के लगभग, तो 11,000 मीटर के लगभग आपको ये डेप्थ मिल जाती है। यानी कि ये इतना गहरा समुद्र हमें मिलता है, 11,000 मीटर गहरा, और ऊपर जो है वो 8,000 मीटर है। सारगासो समुद्र की विशेषता क्या है या ये कहां पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया, कल की क्लास में भी शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया था।
तो आप उसको देखेंगे तो ये जो सारगासो सी है ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर मिलता है। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे, शायद इसका पिक्चर दिया होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, नहीं है, सारगासो का पिक्चर नहीं है। कल की क्लास में मैंने पिक्चर में दिखाया था, मैं इसको मैप बना के दिखा दे रहा हूं। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे अगर आप, तो इसी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के इस साइड जाएंगे और यहां पर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल जाएगा इसी साइड, यहीं पर आपको अफ्रीका मिल जाएगा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में और अफ्रीका के ऊपर यहां पर आपको एक सी मिलता है जिसको कहते हैं सारगासो सी। ये सारगासो सी की अगर हम बात करेंगे तो सारगासो सी वर्ल्ड का एक ऐसा सी है जो विश्व में सबसे शांत सागर है। क्या बोला जाता है इसको? विश्व का सबसे शांत सागर कहा जाता है। पहली चीज, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। दूसरी चीज, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में और अफ्रीका के वेस्ट में लोकेटेड है। तीसरा जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, तो ये शांत सागर है तो इसमें एक सारगेसम नाम की वनस्पति पाई जाती है। तो सारगेसम वनस्पति के नाम पर इसको क्या है, सारगासो सी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है, इसकी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है, यानी कि ये एक ऐसा सी है जो लैंडलेस है, यानी कि इसकी जो तट है वो किसी भी, ऐसा नहीं होता है कि एक बाल्टी के अंदर पानी भरो, जैसे ये बोतल में पानी भरा हुआ है और मैं कहूं कि ये बोतल का पानी बोतल के किनारों को टच नहीं करता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि बोतल में पानी भरा हो और वो बोतल के किनारों को टच ना करे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहां पर जो है, तो ये जो पानी है ये आपका नॉर्थ अमेरिका को टच करना चाहिए, इधर पानी आपका अफ्रीका को टच करना चाहिए, लेकिन टच नहीं करता। उसका कारण है इसके इस तरफ एक धारा चलती है जिसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। क्या चलती है यहाँ पर? एक गल्फ स्ट्रीम की धारा चलती, जो एक गर्म जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम धारा नॉर्थ अमेरिका को सारगासो सी से अलग करती है। और इस तरफ भी जब हम जाते हैं तो यहां पर भी आपको एक धारा मिलती है जिसको कहते हैं कनारी। तो यहां पर आपको बेटा कौन सी धारा मिलती है? कनारी धारा। तो कनारी धारा अफ्रीका और इसको एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो इस तरीके से, तो ये पूरी तरीके से चारों तरफ धाराओं से घिरा हुआ है। इसके ऊपर और नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो मिलता है वो नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट मिल जाती है। तो ये चारों तरफ क्या है? समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी कोई भी तटीय सीमा हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखना और ये धाराएं खास तौर पर याद रखना। कोकोस किलिंग बेसिन कहां पर स्थित है? कोकोस किलिंग बेसिन कहां पर स्थित है? तो जब हम कोकोस किलिंग बेसिन की बात करते हैं तो ये कहां पर मिलेगा आपको? इंडियन ओशियन के अंदर मिलेगा। तो कोकोस किलिंग बेसिन की बात करेंगे तो ये कहां पर? इंडियन ओशियन में। तो यहां पर जाएंगे तो इंडियन ओशियन में आपको क्या मिल जाएगा यहां पर करके? तो इस जगह पर आपको क्या मिल जाएगा? कोकोस किलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसको कहते हैं कोकोस, तो उसी के कारण यहाँ पर एक बेसिन मिल जाता है जिसको कहा जाता है कोकोस किलिंग बेसिन। तो कोकोस किलिंग बेसिन भारत और ऑस्ट्रेलिया द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये हिंद महासागर में स्थित है। यह मध्यवर्ती कटक के पूर्व में स्थित सर्वाधिक विस्तृत द्रोणी है जो 10 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। इसकी गहराई 3600 मीटर है। अन्य द्रोणियां जैसे यहाँ पर ओमान द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, सोमाली द्रोणी, मॉरिशस द्रोणी हिंद महासागर की प्रमुख द्रोणियां। और ये द्रोणियां कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको वर्ल्ड मैपिंग बहुत अच्छे से आती है तो वर्ल्ड मैपिंग आती है तो ये सारी द्रोणियों को आप मैपिंग, क्योंकि किसी भी बेसिन, किसी भी कटक, किसी भी गर्त का जब नाम आता है तो वो किसी ना किसी कॉन्टिनेंट, किसी ना किसी द्वीप, तो वहां पर जो फेमस पार्ट होता है कोस्टल रीजन का उसके नाम पर ही रखा जाता है। तो अगर आपकी मैपिंग अच्छी है तो जैसे मुझे कोकोस रटने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि जो कोकोस आइलैंड है वो कहां मिलेगा, इंडियन ओशियन, आंसर लगा देंगे। ऐसे पता ही नहीं कितने बेसिन है, ऐसे इतने बेसिन, इतने कटक हैं, इतने आपकी गर्त हैं कि आप याद भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपकी मैपिंग बहुत अच्छी है तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला दिया यहाँ पर पुर्टो रिको डीप, सुंडा खाई, फिलीपींस खाई या पॉइंट बैरो। जैसे फिलीपींस के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, फिलीपींस जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? मनीला। तो फिलीपींस कहां पर स्थित है? एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित है।
तो फिलीपींस एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित है। तो जैसे आप एशिया महाद्वीप में जाएंगे, यहां पर आपको एशिया महाद्वीप मिलता है, तो एशिया महाद्वीप के साउथ ईस्ट में ही जाओगे यहां पर, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ये फिलीपींस कंट्री मिल जाएगी। तो फिलीपींस कंट्री अगर आपको यहां पर मिल रही तो ये कौन से सी में आएगी, तो यहां पर जो आपका सी होगा वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन या कम से कम पैसिफिक ओशियन तो याद रख सकते हैं। तो पुर्टो रिको, सॉरी, जो फिलीपींस द्वीप है वो आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा, यानी कि सी का वन होगा। अब ढूंढ लो सी का वन कहां दिया है। यहां पर चारों में देखेंगे तो इन दो में सी का वन दिया हो, तो ये दो आंसर तो आप पहले क्या करो, एलिमिनेट कर दो। तो ये दो आंसर तो हमारे क्या है, यहां पर नहीं आएंगे। तो दो आंसर हमने क्या कर दिए, हटा दिए। अब सुंडा के बारे में हम जानते हैं। तो सुंडा की अगर हम बात करेंगे कि जो सुंडा खाई है, तो सुंडा जो खाई है वो आपको कहां पर मिलती है, तो ये जो आपको यहां पर मिलेगा, इंडोनेशिया के अंदर जाएंगे, तो इंडोनेशिया के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको कुछ द्वीप मिलते हैं, जिसमें आपको सुंडा द्वीप मिलेगा, ठीक है, आपको जावा द्वीप मिलेगा, तो जावा, सुंडा, सुमात्रा, तो ऐसे करके आपको बहुत सारे द्वीप मिलेंगे। तो जावा, सुंडा, सुमात्रा ये सब आपको इसी में मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके इंडियन ओशियन के पास में है। कहां पर है, इंडियन ओशियन के पास, पैसिफिक के पास भी हो सकते हैं तो, और इंडियन ओशियन, लेकिन पैसिफिक को हम ऑलरेडी क्या है, ऐड कर चुके हैं। तो पैसिफिक हमारा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो अब सुंडा जो खाई है, तो जो खुंडा खाई है वो आपको हिंद महासागर के अंदर मिलेगी, यानी कि बी का थर्ड होगा। तो बी के थर्ड में जाएंगे तो ये बी का थर्ड भी आपको मिल गया, यानी कि ये ऑप्शन भी हट गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, तो एक दो ऑप्शन से अगर आपको पता है, सुंडा के बारे में हमें पता होता है फिलीपींस, मान लो पुर्टो रिको नहीं पता है, पॉइंट बैरो नहीं पता है, तो कम से कम दो तो पता है ना, यानी कि 50% नॉलेज भी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बचा इनका नाम, अब ए का क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि पुर्टो रिको जो द्वीप है, एक द्वीप है वहां पर पुर्टो रिको, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो यहां से आंसर आ जाएगा। अब ये पॉइंट बैरो को आप लोग रट लो, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आर्कटिक महासागर में स्थित होगा। तो इसको रट लो कि पॉइंट बैरो कहां पर है, आर्कटिक ओशियन के अंदर है। तो पॉइंट बैरो कहां पर है, आर्कटिक ओशियन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2, 3, 1, 4, ठीक है। तो पोर्टो रिको अटलांटिक में, सुंडा हिंद महासागर में, फिलीपींस प्रशांत में, पॉइंट बैरो आर्कटिक ओशियन में है। इसको ढूंढ लेना कि ये किस कंट्री में है, तो ये दो चीजें ढूंढ लेना, पॉइंट बैरो किस कंट्री के पास में मिलेगा और जो पोर्टो रिको आइलैंड है ये कहां पर मिलेगा। यहां पर कुछ सागर दिए हैं और पश्चिम से पूर्व लगाना। अगर पश्चिम से पूर्व में जाएंगे तो सबसे पहले आपको बेटा भूमध्य सागर मिलेगा, तो यूरोप, और ऊपर यूरोप मिलेगा, नीचे आपको एशिया मिलेगा, सॉरी अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में सबसे पहले मिलता है मेडिटेरेनियन सी। फिर इसी यूरोप से जब आप आगे बढ़ते हैं, शायद इसका मैप होगा, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लैंक मैप है लेकिन आप थोड़ा सा इसमें फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट दिया हुआ है यहाँ पर, इसके नीचे आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो सी आता है, इसी को मेडिटेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है। और इसी के आगे जो दिया हुआ है फिर दूसरा सी जो आता है वो आपका यहाँ पर ब्लैक सी आता है। ब्लैक सी के बाद यहाँ पर जो आता है वो कैस्पियन सी आता है। तो ये यूरोप और एशिया, और ये दोनों यूरोप और एशिया के बीच में, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में। तो पहले मेडिटेरेनियन सी आएगा, फिर बेकाल सी आएगा, ब्लैक सी आएगा, फिर कैस्पियन सी, और फिर एशिया में जाएंगे तो यहाँ पर एक सी मिल जाएगा जिसको कहते हैं अरल सी। तो ये इस तरीके का सिक्वेंस बेटा आपको मिलेगा। तो सही आंसर क्या आएगा, पहले भूमध्य सागर, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद आपको कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के बाद आपको अरल सी। अरल सी पूरी तरीके से एशिया में लोकेटेड है, बाकी के ये यूरोप और अफ्रीका में, ये आपके यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आंसर हमने लगा ही लिया, इसका क्या आ जाएगा बेटा, डी दिल्ली आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कैप वर्दे एक द्वीप है जो कि स्थित है। तो कैप वर्दे की बात करेंगे तो अगर आप अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको कैप वर्दे के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ग्रुप है कैप वर्दे, प्रायः इसकी कैपिटल मिलती है, कई कई छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप है जिसको क्या कहा जाता है, कैप वर्दे के नाम से जाना जाता है, मतलब पश्चिम में मिलेगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के किस साइड स्थित है, पश्चिम में। और अफ्रीका के पश्चिम में बेटा जो महासागर मिलेगा, अफ्रीका के पश्चिम में मिलेगा वो आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा। कौन सा मिलेगा, अटलांटिक महासागर। तो अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पूरब में जाएंगे तो इस साइड बेटा हिंद महासागर,
ये मैप की नॉलेज जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ज्यादा आपके टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप भी बॉम्बे लगा सकते हैं, यानी कि अटलांटिक ओशियन इसका सही आंसर, और वो भी साउथ अटलांटिक अगर आता तो हम वो भी लगा देते। डॉल्फिन आभार जो मध्य अटलांटिक कटक का भाग है, ये कटक के टॉपिक में आपको अलग से कराऊंगा, विश्व के प्रमुख कटक और विश्व की प्रमुख खाइयां, क्योंकि ये बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, तो इसको हम एक अलग क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डॉल्फिन राइस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो डॉल्फिन राइस है, जो आपको पूरे का पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा कटक, ये जो वर्ल्ड का पूरे का पूरा जो सबसे बड़ा कटक है, जिसको मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है, और ये कटक आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट, इस साइड अफ्रीकन प्लेट, और यहाँ पर है आपकी यूरेशियन प्लेट। तो इन प्लेटों के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है, यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, साउथ अमेरिकन प्लेट का डायरेक्शन इस साइड में, अफ्रीकन का डायरेक्शन इस तरीके से। तो जब ये प्लेटें दूर जाती हैं तो यहाँ पर एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं अपसारी संचलन। तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा, अपसारी संचलन बनता है, यानी कि एक डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है बेटा, डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। तो जब भी महासागरों के अंदर डाइवर्जेंट मूवमेंट होते हैं, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, तो दूर खिसकने का कारण अंदर का जो मैग्मा है, अंदर का जो लावा है वो बाहर आता है, और एक दरार के रूप में क्या होता है, यहाँ पर पूरे का पूरा मैग्मा का निर्माण कर देता। तो ये वर्ल्ड का सबसे लंबा कटक मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है, जो एक एस शेप में मिलता है। तो मध्य अटलांटिक कटक विश्व का सबसे लंबा कटक है, और यहीं से लगभग आप देखोगे तो इसी जगह से लगभग आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजर जाती है। तो 0 डिग्री से ऊपर और नीचे इस कटक को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको नॉर्थ रिज के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ मिड अटलांटिक रिज, और इसको साउथ मिड अटलांटिक रिज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो देखेंगे तो डॉल्फिन उभार मध्य अटलांटिक कटक का भाग है, जो विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर के भाग को ही क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। यह अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी विशेषता, यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में, तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आइसलैंड यहां पर मिलता है आपको। आइसलैंड एक छोटा सा द्वीप, जो यूरोप का एक देश है आइसलैंड। तो आइसलैंड से ये द्वीप स्टार्ट होता है और साउथ में कहां तक जाता है, तो साउथ में ये कहां पर है, बोवेट द्वीप तक स्थित है। 14,400 किलोमीटर लंबा ये क्या है, कटक आपको मिलता है। विषुवत रेखा के उत्तर में इस कटक को डॉल्फिन राइज के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण में इसको चैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य स्थित कटक को वेविल टॉमसन कटक, तो ये कई नाम है इसके, और ग्रीनलैंड के पास इसके चौड़े भाग को टेलीग्राफ का पठार कहा जाता है। यानी कि इस जगह पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ग्रीनलैंड मिलता है। ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपका ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य, तो यहाँ पर आइसलैंड है, इधर आपका स्कॉटलैंड है। तो यहाँ पर जो एरिया मिलता है इसका, तो इसी पठार के इसी एरिया को क्या कहा जाता है, तो इसी एरिया को विविल टॉमसन के नाम से जाना जाता है। तो इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है बेटा, विविल टॉमसन के नाम से जाना जाता है, यानी कि विविल के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के पास के एरिया को यहाँ पर टेलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टेलीग्राफ कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से। और इसका जो दक्षिणी भाग है, अक्षांश के पास इस कटक की एक शाखा वाल्विस कटक, अफ्रीका के मध्य दूसरी शाखा दक्षिण अमेरिका के रियो ग्रांडे उभार के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरीके से इस कटक के क्या है, कई नाम मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, डॉल्फिन जो है वो विषुवत रेखा के उत्तर का भाग है। तो विषुवत रेखा के उत्तर का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। ये आगे जाकर कल मैं पढ़ाऊंगा, इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर ताजे पानी के वितरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इन परसेंटेज में देखेंगे तो ताजा पानी कहां पर पाया जाता है, तो ताजा पानी आपका एक तो हिमानी क्षेत्रों में मिलता है, दूसरा आपका लगभग आपको क्या है, तो 68% ये हो रहा है, 29% ये हो रहा है। तो इसको अगर हम 30% एवरेज कर लें तो ये आपका लगभग हो जाएगा, वो 98% के लगभग हो जाएगा।
तो पूरे पानी का वर्गीकरण दिया है। तो इसमें भूमिगत जल जो है वो पूरा फ्रेश वाटर होता है, हिमानी का फ्रेश वाटर। लेकिन लेक्स का जो वाटर होता है, तो लेक्स में आपको फ्रेश वाटर भी मिलता है, लेक्स के अंदर आपको बेटा फ्रेश वाटर भी मिलेगा, लेक्स के अंदर आपको सलाइन वाटर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ओनली किसकी बात की जा रही है, फ्रेश वाटर की। तो ये झील वाला पानी नहीं आएगा, तो 1 और 2 आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर झील वाले पानी को नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी झीलों के अंदर जो पानी मिलता है, जैसे भारत में सबसे बड़ी झील मिलती है सांबर झील, जिसका पानी कैसा है, खारा। इसके अलावा कैस्पियन सागर है, बहुत सारी झीलें जिनके अंदर हमें खारा पानी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक कटक को क्या कहा जाता है। तो ये अभी हम पढ़ चुके थे। तो इसको डॉल्फिन राइज के नाम से भी जाना जाता है, और इसको टेलीग्राफ का पठार भी कह सकते हैं, और थॉमसन भी कह सकते हैं। चैलेंजर तो नीचे का एरिया था। तो सारे ही आंसर सही हो सकते हैं इसके। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो इसको देखो, अभी हमने किया था ये क्वेश्चन सॉल्व आपके सामने। तो ये जो उत्तर का भाग है, ये जो उत्तर का भाग बेटा यहाँ पर आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये विषुवत रेखा के उत्तर के सारे भाग है। लेकिन विषुवत रेखा के जो पास में मिलेगा वो डॉल्फिन मिलेगा, फिर टेलीग्राफ मिलेगा, फिर आपका वेरवेल मिलेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से हम डॉल्फिन को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही आ रहा है। तो वेविल भी आ रहा है, टेलीग्राफ भी आ रहा है, चैलेंजर भी आ रहा है, तो ये डॉल्फिन भी आ रहा है। चैलेंजर शायद मुझे लग रहा है कि नीचे का भाग था। चैलेंजर जो है वो दक्षिण स्थित कटक है, डॉल्फिन वार एवं विषुवत रेखा के उत्तर में इस कटक को डॉल्फिन एवं दक्षिण स्थित कटक को चैलेंजर जो वो नीचे मिलेगा। तो चैलेंजर तो हम आंसर नहीं लगा सकते। तो चैलेंजर जो है वो साउथ में मिलेगा, ये तीनों ऊपर मिलेंगे। तो इसमें आप डॉल्फिन वाला आंसर कर लेना। इसमें जो डॉल्फिन राइज है वो ज्यादा आंसर सही होगा, क्योंकि विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे, पहले डॉल्फिन मिलेगा, डॉल्फिन के ऊपर आपको टेलीग्राफ और वेविल मिलेंगे, और चैलेंजर तो पूरी तरीके से नीचे मिलेगा। अल्बाट्रॉस पठार स्थित है। तो अल्बाट्रॉस प्लेटू कहां पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये आपका पैसिफिक ओशियन के अंदर स्थित है। तो अल्बाट्रॉस का जो प्लेटू है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर स्थित है। तो अल्बाट्रॉस प्लेटू, जिसे पूर्वी प्रशांत कटक के नाम से जाना जाता है, ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ठीक है ना, तो ये बाकी की जरूरत नहीं, आप तो पैसिफिक ओशियन याद रख लो। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है कि कौन सा पॉइंट यहां पर सही आता है। तो डॉल्फिन के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। तो अभी आपको डॉल्फिन उभार के बारे में बताया था। तो ये कहां पर स्थित है, अटलांटिक ओशियन में स्थित है। तो डॉल्फिन राइज कहां पर है, अटलांटिक में। और अटलांटिक में भी कौन सा आएगा, नॉर्थ अटलांटिक आएगा। तो ए का 4 आएगा, तो ढूंढ लो ए का 4 कहां दिया, ये 2 जगह दिया हुआ। तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। बी का 3 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये फिक्स है। तो स्कूटिया जो होगा वो बी का 3 आ जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक में, ये तो फिक्स हो गया। अब सेंट पॉल और अल्बट्रास, अल्बट्रास के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ये पैसिफिक ओशियन में है। तो ये आपका साउथ पैसिफिक ओशियन में चला जाएगा, यानी कि इसका 2 होगा तो यहाँ आ जाएगा। तो अब सेंट पॉल जो बचा है वो हिंद महासागर में स्थित है। तो हमारा जो बेटा सही आंसर आएगा वो सी, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला बेटा क्वेश्चन क्या, सामरिक अवस्थी देखने वाला जिब्राल्टर जब डमरू, या जिब्राल्टर स्टेट की बात करें कि जिब्राल्टर स्टेट किसको कनेक्ट करता है। जिब्राल्टर स्टेट बेटा आपको कहां मिलती है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो इस यूरोप कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट के नीचे, इस यूरोप कॉन्टिनेंट के नीचे ही आपको क्या मिलता बेटा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल जाता है यहां पर। तो इसी के नीचे क्या दिया हुआ है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, और यहीं से आपका क्या है फिर, तो यूरोप और एशिया के बीच में एक सी मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है। और इस साइड जो हिस्सा है वो आपका अटलांटिक ओशियन है। अगर हम मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशियन में इंटर करते हैं, तो जिस नैरो बॉडी से हम इंटर करते हैं उसी को जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जिब्राल्टर। इसलिए भूमध्य सागर में इंटर करने का एकमात्र रास्ता था जिब्राल्टर जलसंधि, इसलिए जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता था। अब नहीं कहा जाता, अब इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यहां पर एक नहर बना दी गई जो है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर बनने से हम लाल सागर जा सकते हैं, और लाल सागर से आप हिंद महासागर जा सकते हो। क्योंकि ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब यूरोप कॉन्टिनेंट की आप बात करते हैं
जब आप पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पर यूरोप है। तो यूरोप से जब वास्को डी गामा जब भारत में आया था तो वो यूरोप कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाकर कहाँ पहुंचा था? इंडिया में पहुंचा था। तो यूरोप कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाकर इंडिया में पहुंचा था। इसके पास एक ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? कि यहां से जो यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया आपस में जुड़ जाते हैं आगे, तो यहां पर क्या है, एक सी है जिसको लाल सागर के नाम से जाना जाता है, लाल सागर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक सी है जिसको मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। और इस साइड आपको अरेबियन सी मिलेगा, यानी कि इंडियन ओशियन का पार्ट मिल जाएगा। तो अगर वास्को डी गामा चाहता तो इस मेडिटेरेनियन सी में यहाँ से इंटर करता और मेडिटेरेनियन सी से लाल सागर में आ जाता, लाल सागर से अरेबियन सी और यहाँ पर सीधा आ जाता। तो इसने इतना लंबा रूट तय क्यों किया? तो कारण क्या था कि उस समय भूमध्य सागर में इंटर करने का एकमात्र रास्ता था, वो यहां से आप भूमध्य सागर में इंटर कर सकते थे, यानी कि जिब्राल्टर स्ट्रेट से। तो उसको भी पता होगा कि यूरोप में रहने वाले व्यक्ति को पता होगा कि यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है। तो जिब्राल्टर से भूमध्य सागर में इंटर तो किया जा सकता था, लेकिन ये लॉक था, ये लैंड पूरा एक तरीके से लॉक था। आप भूमध्य सागर से लाल सागर में नहीं जा सकते थे। और इसके पास धूम 3 वाली बाइक नहीं थी कि पहले पानी में चला ले फिर स्थल में चला ले। तो इसके पास मजबूरी थी कि ये नीचे से घूम कर आएगा। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसको काट कर यहां से, तो इस पूरे लैंड को कट करके यहां पर क्या कर दी, एक नहर बना दी जिसको वर्तमान में स्वेज के नाम से जाना जाता है। तो आप वर्तमान में अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब वास्को डी गामा अगर आज जिंदा होता तो वो बेचारा यहां से जाता और इस मेडिटेरेनियन सी में इंटर करता और मेडिटेरेनियन सी से इस कैनाल को क्रॉस करके स्वेज नहर से यहाँ पर बैबल मंडेब जल संधि है उसको क्रॉस करके और ये आसानी से इंडिया पहुंच सकता था। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अंध महासागर, यानी कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। समतल शीर्ष के अंतः सागरी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो महासागर के अंदर जो हम अबाइसल प्लेन पढ़ते हैं, तो महासागर के अंदर जो हमने अबाइसल प्लेन वगैरह पढ़ा था, तो इस अबाइसल प्लेन के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो इस अबाइसल प्लेन के अंदर क्या होता है, ये पूरे का पूरा, तो पहला भाग क्या कहलाता है, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि शेल्फ के नाम से जानते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, उसको ढाल के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो यहां से लेकर यहां तक का एरिया है, इसको क्या कहते हैं, अबाइसल प्लेन के नाम से जाना जाता है। बेटा इसको क्या कहते हैं, अबाइसल प्लेन के नाम से जानते हैं। इस अबाइसल प्लेन के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ट्रेंच मिलेगा, यानी कि गर्त मिलेगा। और गर्त क्या होता है, गहरी खाइयां होती हैं, दरारें टाइप की होती हैं। और सबसे गहरा गर्त हम पढ़ चुके थे, मारियाना गर्त। और ऐसे ही यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे टापू भी कई बार बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के टापू भी बनेंगे, ऊंचे बनेंगे और लंबे बनेंगे। इसको कटक के नाम से जाना जाता है। कटक जो होता है वो काफी ज्यादा रीढ़ की हड्डी की तरह लंबा होता है। अगर ये केवल ऐसे ऊंचा बना हुआ तो इसको बेटा सी माउंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और कई बार क्या होता है, इसी प्रकार की पहाड़ियों का महासागरीय लहरों के द्वारा, तो समुद्र के अंदर जो लहरें आती हैं वो चलने के बाद इस पहाड़ी का अपरदन कर देते हैं। तो इसी प्रकार की पहाड़ियों का जब अपक्षय हो जाता है तो ये इस तरीके का फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी फ्लैट सरफेस को क्या कहा जाता है, गायट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो ग्वाइट आएगा, गायट या ग्वाइट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये इस तरीके से देख सकते हो, यहां पर आप इसमें भी दिया हुआ है। तो ये जो पहाड़ी है इसको क्या बोलते हैं, सी माउंट बोलते हैं। और इस सी माउंट से जो थोड़ी कम ऊंची पहाड़ी होती है उसको अबाइसल हिल बोलते हैं। और जो फ्लैट सरफेस होता है उसको गाइट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की हम डेप्थ पहले भी पढ़ चुके थे कि 200 मीटर या 600 फीट तक हमें क्या मिलता है, अबाइसल प्लेन की डेप्थ मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 200 मीटर, 100 फैदम या 200 मीटर या 600 फीट तक ये क्षेत्र कहलाता है। तो एक फैदम में कितने होते हैं, तो एक फैदम में 6 फीट होते हैं। एक फैदम में 6 फीट होते हैं, तो ये 100 फैदम में तो कितना हो जाएगा, 600 फीट हो जाएगा। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं, तो सबसे चौड़े जो महाद्वीपीय मग्न तट है, इससे पहले हमने एक
क्वेश्चन पढ़ा था कि किस क्षेत्र का मग्न तट सबसे बड़ा है, तो हमने आंसर लगाया था साइबेरिया। तो साइबेरिया की जो सीमा है वो किससे टच करेगी, तो वो आर्कटिक ओशियन से टच करेगी। तो सबसे चौड़े जो मग्न तट है वो कहां पाए जाएंगे, आर्कटिक ओशियन के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इनको जरा एक बार पढ़ें, इसमें क्या आंसर आएगा। महाद्वीपी मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये तो सही है। महाद्वीपी मग्न तट ग्रेनाइट के बने होते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउट में है, तो ग्रेनाइट बेसाल्ट कुछ भी हो सकता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का हिस्सा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। और अभी रिसेंटली हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो मग्न तट है वो किस ओशियन के अंदर है, आर्कटिक ओशियन के अंदर है। तो इसमें जो अटलांटिक ओशियन, तो ये जो डाउट वाला था इसको हम सही कर सकते हैं। हम ये स्टेटमेंट हमारा सही गलत है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर डी आ जाएगा। तो ये अटलांटिक ओशियन में नहीं बल्कि किसमें मिलते हैं, आर्कटिक ओशियन के अंदर मिलते हैं। तो सबसे गहरे जो भाग हैं वो आर्कटिक ओशियन के अंदर मिलते हैं, ना कि अटलांटिक ओशियन के अंदर। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार होता है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो किसका मिलता है, तो अमोंग द ओशनिक रिलीफ रीजन लार्जेस्ट एरिया कवर्ड बाय द, तो हम जानते हैं कि अबाइसल प्लेन का जो एरिया होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एरिया मिलता है वो किसका मिलता है, अबाइसल प्लेन का मिलता है। तो हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। विच इज द फ्लोइंग सी इज द शैलोस्ट, तो सबसे शैलो जो मतलब कम गहरा सागर है वो आपका येलो सागर है, जो एशिया के, तो जो मिलेगा आपको कहां पर, एशिया के पूरब में आपको पीला सागर मिल जाएगा। ठीक है, पीला सागर कहां मिलेगा, एशिया के पूरब में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सिक्वेंट फ्रॉम लैंड टू सी, तो ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं, तो लैंड टू सी में, तो यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आपको टोपोग्राफी मिलती है, तो यहां पर जो सबसे पहले बेटा टोपोग्राफी मिलती है, तो वो आपको पहली टोपोग्राफी मिलती है जिसको कहते हैं मग्न तट, यानी कि शेल्फ का पॉइंट सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा भाग मिलता है वो स्लोप का मिलता है, ढाल का क्षेत्र मिलेगा। और तीसरा जो मिलता है वो बेटा अबाइसल प्लेन मिलता है, यानी कि ये बॉटम वाला एरिया मिलेगा। तो इसमें देखेंगे तो यहां पर दिया महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय शेल्फ, महासागरीय गहराई, मैदान। तो इसमें सबसे पहले आपको शेल्फ मिलेगा, फिर स्लोप मिलेगा, फिर मैदान मिलेगा, फिर कोई डेप्थ का एरिया मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। दिमाग नहीं लगाना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना होता है। किस तट की संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है, विच ऑफ द कोस्टल हैज द नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो सबसे जो वाइड शेल्फ था, सबसे जो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलता है आपको, वो साइबेरिया का मिलता है। किसका मिलता है, साइबेरिया का मिलता है, जो आर्कटिक ओशियन में मिलता है, और आर्कटिक ओशियन में सबसे बड़े शेल्फ मिलते हैं। तो यहां पर दिया चीन, कनाडा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, तो ये डी आंसर आएगा। तो साउथ अमेरिका के जो पश्चिमी तट है वहां पर शेल्फ क्या होता है, काफी ज्यादा सक्रिय हमें मिलते हैं। तो कारण क्या होता है साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट की अगर हम बात करेंगे, तो साउथ अमेरिका में अगर आप जाओगे, अगर आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो यहां पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है चिली। तो चिली के बगल में क्या है, यहां पर पूरी की पूरी एक खाई दी हुई है जिसको कहते हैं चिली ट्रेंच। इसको किस नाम से जाना जाता है, पेरू चिली, पेरू चिली। यहाँ पर एक देश है पेरू, तो उसी के नाम से बना हुआ है। इसको पेरू चिली ट्रेंच के नाम से, यानी कि गर्त के नाम से जाना जाता है। तो जब कोई कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो ये अगर इस तरीके का होगा तो इसका ढाल काफी ज्यादा होगा। अगर कोई कॉन्टिनेंट है बगल में खाई है तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा पानी भरा होगा, तो यहाँ पर आपको जो है ढाल वो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेंच बनने के कारण इसकी खाई क्या है, सबसे कम मिलती है। विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन, तो कौन सा अटलांटिक ओशियन में स्थित नहीं है, तो बफिन द्वीप भी अटलांटिक में है, हिस्पेनियोला भी अटलांटिक में। इसके ऊपर दो देश आते हैं, हिस्पेनियोला पर दो देश आते हैं, एक देश है आपका हैती और इस पर एक देश है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो कैरिबियन सागर के अंदर, यहाँ पर इससे पहले, यहाँ पर जैसे पहले क्यूबा मिलेगा, तो कैरिबियन सागर में जाएंगे क्यूबा,
क्यूबा के बाद ये हिस्पेनियोला मिलेगा, जिसमें इस साइड आपको हैती मिलेगा, इस साइड आपको डोमिनिकन रिपब्लिक मिलेगा। तो पहला जो ये सब कैरिबियन सी के अंदर मिलते हैं, और सबसे बड़ा आपका कैरिबियन सी में क्यूबा, ये आइलैंड पूरा हिस्पेनियोला है, तो क्यूबा भी यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन जावा जो द्वीप है ये आपका इंडोनेशिया में इंडियन ओशियन से रिलेटेड है, पैसिफिक और इंडियन के बीच में लगभग मिल जाता है, तो सी आंसर बिल्कुल सही आएगा। विच कॉन्टिनेंटल शिल्प डिटरमाइन द आइसोबाथ, यानी कि वह गंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि इसकी जो गहराई मिलती है वो आपको कितनी मिलती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की 200 मीटर के लगभग इसकी क्या है गहराई आपको मिल जाती है। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा किसका मिलता है, तो सबसे चौड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको कहां मिलेंगे, कैलिफोर्निया तट, नॉर्वे के आर्कटिक तट। तो मैं आपको ये बता चुका था कि सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो आपको चौड़ाई जो मिलेगी वो आर्कटिक ओशियन के तटों पर ही मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जहां पर भी आर्कटिक तट, जैसे साइबेरिया में हमने पढ़ा था, तो साइबेरिया के अंदर भी हमने पढ़ा था कि सबसे चौड़े जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं वो साइबेरिया के मिलते हैं, यानी कि आर्कटिक ओशियन में मिलते हैं। तो जहां पर भी आर्कटिक ओशियन मिल जाएगा आप आंसर लगा सकते हो। तो नॉर्वे भी आपका क्या है, आर्कटिक ओशियन से टच करता है, तो नॉर्वे आंसर लगा सकते हैं। अगला महाद्वीपी मग्न तट महाद्वीप चबूतरे का विस्तार है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म, ये सही हो सकता है। अंतः समुद्री महाखंडक महाद्वीपी मग्न तटों की सबसे प्रमुख स्थल करती हैं, सबमरीन कैनियन इज द मेजर फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कैनियन, या इसको आप ये रिज भी बोल सकते हो। महाद्वीपी मग्न तट सागरीय अपर्दन एवं नदी जमाव के अपर्दन है, तो यानी कि यहाँ पर सागरों का भी अपर्दन किया गया, नदियों का भी कुछ निक्षेप है। भारत में विस्तृत मगन तट पाए जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भारत में बहुत बड़े मगन तट पाए जाते हैं, तो चौथा आंसर तो हमारा किसी भी हालत में नहीं होगा। और यहां पर जो कहा जा रहा है कि जो कटक है, तो रिज हमेशा कहां मिलता है, रिज हमेशा हमें अबाइसल प्लेन के अंदर मिलता है। जब भी हम किसी रिज की बात करते हैं तो रिज आपको बेटा हमेशा कहां मिलता है, अबाइसल प्लेन के अंदर ही मिलता है। तो ये आपका स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, ये सही है और ये सही है, यानी कि सी आंसर लगा सकते हैं। 1 और 3 आपका सही आंसर आ जाएगा। रॉस आइस शेल्फ किसका भाग है, तो रॉस आइस शेल्फ की बात करेंगे तो ये जो अंटार्कटिका है, जो आप अंटार्कटिका महाद्वीप देखते हैं, तो इस अंटार्कटिका महाद्वीप में अगर आप जाएंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिण भाग में ही यहां पर, तो इसी दक्षिणी भाग में एक शेल्फ मिलता है जिसको कहते हैं रॉस आइस शेल्फ। तो रॉस आइस शेल्फ, आपको ये शेल्फ क्या होते हैं, ये मतलब ऐसे मान लो कि ये जो कोई आपका स्थल है यहाँ पर, तो ये आगे की ओर निकली हुई बर्फ है जिसके नीचे पानी भरा हुआ, तो ये आगे की ओर निकली हुई बर्फ जिसके नीचे क्या होता है, जैसे इस तरीके का कह सकते हैं, नीचे पानी भरा हुआ ऊपर बर्फ है, उसको क्या कहते हैं, आइस शेल्फ। और अगर ये बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं। तो ये पानी में तैर नहीं रहा है बल्कि ये स्थल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके नीचे क्या भरा होगा, पानी भरा होगा। तो ये सबसे बड़ा आइस शेल्फ भी मिलता है, और इसी आइस शेल्फ के अंदर ये कहां मिलेगा, अंटार्कटिका में और उसके साउथ में। तो रॉस आइस शेल्फ पर ही एक माउंट एरेबस करके मिलेगा। तो यहां पर क्या, एक माउंट एरेबस ज्वालामुखी मिलता है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहां पर क्या मिलता है, माउंट एरेबस के नाम से एक एक्टिव वोल्केनो हमें देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बेटा इसका सही आंसर हम क्या लगा देंगे, तो आर्कटिक ओशियन, सॉरी अंटार्कटिक रीजन। तो दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश को क्या बोला जाता है, अंटार्कटिक रीजन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन की जो एवरेज डेप्थ आपको मिलती है वो 4000 मीटर आपको क्या है, इंडियन ओशियन की एवरेज डेप्थ मिल जाती है। ये तो फैक्चुअल है, आपको रटना पड़ेगा। Among the 4 major relief feature of the ocean floor which has the greatest extent, तो सबसे ज्यादा जो एरिया मिलता है, वो हम 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं, तो सबसे ज्यादा जो एरिया मिलता है वो आपका अबाइसल प्लेन का ही मिलता है। ये तो रिपीट हो गया 2-3 बार क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द मेराइन स्नो, तो किसको सागरीय हिमपात कहा जाता है। तो सागर में हिमपात, जैसे
स्थलीय भागों पर हिमपात होता, ओले गिरते हैं, स्नोफॉल होता है, ऐसे समुद्र का स्नोफॉल किसे कहा जाता है? तो महासागरीय तली पर सागरीय अवसादों के छोटे कणों का गिरना, महासागरीय सतह पर हिम कणों का गिरना, सागरीय जीवों की अस्थियों का गिरना, उच्च अक्षांशों में हिमगरों का गिरना। तो सी आंसर तो किसी भी हालत में नहीं होगा, तो सी आंसर तो हम किसी भी हालत में नहीं लगाएंगे। महासागरीय सतह पर हिम कणों का गिरना, अगर महासागर के अंदर ओलावृष्टि होती है तो वो ओलावृष्टि फिर ओलावृष्टि कहलाती है, तो इसका समुद्र से कोई स्पेशल लेना देना नहीं होता है। अब बचे आपका तो महासागरीय पर अवसादों के छोटे छोटे कण, जो सेडिमेंट्स के छोटे छोटे जो कण आते हैं महासागर की तली पर, तो जैसे वो सेडिमेंट डिपोजिट होता है तो उसके बॉटम पर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, तो उसी को वर्षा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए आंसर हमारा सही होगा। उसी को कहा जाता है कि सागर में भी क्या हो रहा है, एक स्नोफॉल टाइप का हो रहा है। अगला, समुद्र में सबसे गहरे पाग पाए जाते हैं, तो सबसे डीपेस्ट पार्ट कहां पाया जाता है? पैसिफिक ओशियन के अंदर पाया जाता है। तो सबसे जो डीपेस्ट पार्ट है वो आपको कहां मिलेगा? पैसिफिक ओशियन के अंदर मिलेगा। और ये मैं बता चुका था कि वर्ल्ड का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, वर्ल्ड का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है वो आपका मारियाना ट्रेंच मिलता है। कौन सा? मारियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, एशिया के ईस्ट में लोकेटेड है। तो ट्रेंच हम आगे जाके कल की क्लास में दोबारा भी पढ़ेंगे। कौन सा महाद्वीपीय ढाल का औसत ढाल कौन है? विच ऑफ द करेक्ट एवरेज ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप? तो लगभग आप 4 डिग्री के समथिंग याद रख लेना, तो 4 डिग्री के समथिंग आपको क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का स्लोप मिल जाता है। 1 डिग्री के लगभग आपको जो शेल्फ का स्लोप है वो आपको किसमें मिलता है? शेल्फ में मिलता है। स्लोप में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 4 डिग्री के समथिंग आप याद रख सकते हैं। ये इसका एक दो क्वेश्चन और है। व्हाट इज द करेक्ट एलिवेशन ऑफ द मिड अटलांटिक रिज अबव द अटलांटिक ओशियन फ्लोर? तो यानी कि जो मिड अटलांटिक रिज है, लगभग 4000 किलोमीटर लगभग जो मिड अटलांटिक रिज मिलता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई मिलती है करीब 3 किलोमीटर। तो इसकी जो एवरेज हाइट है, यानी कि ये जो रिज है ये लगभग 3 किलोमीटर ऊंचा रिज है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिलो द आर टू स्टेटमेंट, मध्य अटलांटिक तट के सारे स्थित द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण भूकंप का कारण बनते हैं। तो यानी कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, जो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उस समय क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं हमें सामान्यतः देखने को मिलती हैं। जब प्लेटें दूर जाएंगी तो क्या होगा? ज्वालामुखी क्रिया होंगी, और उन्हीं ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण क्या बनते? ज्वालामुखी द्वीप बनते। यानी कि ए आंसर लगा सकते हैं। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। वितलीय मैदान की सामान्यतः गहराई इनके बीच होती है। तो जो अबाइसल प्लेन है, तो अबाइसल प्लेन कितना डेप्थ में हो सकता है? तो ये एवरेज 3000 से लेकर 6000 मीटर के गहरे आपको अबाइसल प्लेन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जुड़े हुए और भी जो क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब इसी का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। अब अगली क्लास के अंदर इसी टॉपिक का जो सेकंड पार्ट आता है, तो यहां पर क्या होता है कि जो ओशियन बॉटम रिलीफ हमने टॉपिक पढ़ा है, इसी रिलीफ के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी टोपोग्राफी आपको मिलती हैं। तो इसी रिलीफ के अंदर क्या है, आपको बहुत सारी टोपोग्राफी, कुछ टोपोग्राफी की जैसे हमने चर्चा की तो बेसिन वगैरह पढ़े। सबसे ज्यादा जो टोपोग्राफी में पूछे जाते हैं वो ट्रेंच और रिज, तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास हम पूरी की पूरी इस ट्रेंच और रिज के ऊपर करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी वो किसके ऊपर होगी? ओशनिक ट्रेंच एंड रिज के ऊपर होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।